हेलो बच्चों। तो आज हम लोग बायोलॉजी के चैप्टर फर्स्ट में बायोडाइवर्सिटी और टैक्सोनॉमी, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे। इसके साथ ही सिस्टमैटिक्स के बारे में भी पढ़ेंगे, समझेंगे। अभी इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 1 के जो पहले टॉपिक था, यानी कि बेसिक कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जीवों के ऐसे कौन से कैरेक्टर्स हैं जिसके द्वारा उनको हम नॉन लिविंग से डिफरेंट कर सकते हैं, अंतर कर सकते हैं, नॉन लिविंग और लिविंग में अंतर कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे बायोडाइवर्सिटी के बारे में, टैक्सोनॉमी के बारे में और सिस्टमैटिक्स और नोमेनक्लेचर के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। तो हम लोग बायोडाइवर्सिटी सबसे पहले टॉपिक में देखेंगे, आज के पहले टॉपिक के रूप में। बायोडाइवर्सिटी का मतलब कि जीवों की विविधता या जीवन की विविधता। हम जानते हैं कि हमारे अर्थ के ऊपर बहुत ढेर सारे प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, चाहे वे प्लांट्स हो, चाहे वे एनिमल्स हो, या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, या फिर फंगस हो। अब ये जो अलग अलग प्रकार के विविध प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, यही बायोडाइवर्सिटी बनाते हैं। नाउ बायोडाइवर्सिटी किस पर डिपेंड करता है? डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, यानी कि जीवों में विविधता और बायोडाइवर्सिटी, उसी को बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। इज द अकरेंस ऑफ वेराइटी इन द लिविंग बीइंग्स as to their size, structure, color, habit and habitat, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो जीव होते हैं, उनमें जो साइज में, उनके स्ट्रक्चर में, उनके कलर यानी कि उनके रंग में, उनके हैबिट्स एंड हैबिटेट यानी कि उनके स्वभाव और उनके निवास, प्राकृतिक निवास स्थान में जो विविधता पाई जाती है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि रेगिस्तान, डिजर्ट एरिया में पाए जाने वाले एनिमल्स और प्लांट्स, माउंटेन, पर्वतीय एरिया में पाए जाने वाले एनिमल्स और प्लांट्स, और इसी तरीके से समुद्र के अंदर या फिर नदियों में या फिर तालाबों में पाए जाने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी का अपना अपना एक प्राकृतिक निवास स्थान होता है और सभी उस प्राकृतिक निवास स्थान यानी कि अपने हैबिटेट्स में ढले रहते हैं, एडॉप्ट रहते हैं, और सबके बॉडी के स्ट्रक्चर या साइज और उनके बॉडी का कलर एक दूसरे से कितना डिफरेंट होता है, कितने वैरायटी प्रकार के एनिमल्स और प्लांट्स हमारे पूरे वर्ल्ड में यानी कि दुनिया में पाए जाते हैं। करेंटली अबाउट 1.7 मिलियन स्पीसीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स हैव बीन साइंटिफिक नेम्स, 1.2 मिलियन एनिमल्स एंड 0.5 मिलियन प्लांट्स। तो ये क्या कह रहा है कि इस वक्त लगभग 1.7 मिलियन यानी कि 17 लाख के लगभग प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीसीज यानी कि उनकी प्रजातियों के बारे में हमें मालूम है, और उनके साइंटिफिक नेम जो है वो प्रदान किए जा चुके हैं। इसमें से 1.2 मिलियन एनिमल्स और 0.5 मिलियन प्लांट्स हैं। अब इसमें से जो 1.7 मिलियन लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है, जिनकी प्रजातियों के बारे में जानकारी हो चुकी है, तो इसमें से 1.2 मिलियन यानी कि लगभग 12 लाख केवल एनिमल्स यानी कि जानवरों की प्रजाति है, और 0.5 मिलियन यानी कि लगभग 5 लाख केवल प्लांट्स की यानी कि पेड़ पौधों की प्रजाति है। Amongst animals, insects form the largest group with 10,25,000 स्पीसीज। जो एनिमल्स यानी कि जो जानवर है, जैसे कि अभी मैंने आप लोग को बताया कि लगभग 12 लाख की संख्या में एनिमल्स यानी कि जानवर यानी कि उनकी प्रजाति जो है वो हमारी धरती पर पाई जाती है। यानी कि ये टोटल 12 लाख एनिमल हमारी धरती पर पाए जाते हैं, ये नहीं कह रहा है, ये कह रहा है कि 12 लाख प्रकार के जानवरों की प्रजाति पाई जाती है। अब वो 12 लाख प्रकार की जो प्रजाति हैं, उसे कितने करोड़ों अरबों की संख्या में एनिमल्स है, वो बात की बात है अभी। तो 12 लाख केवल अलग अलग प्रकार के एनिमल्स हमारी धरती पर रहते हैं। उनमें से जो सबसे बड़ा ग्रुप है एनिमल्स का, यानी कि किस प्रकार के एनिमल्स सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, तो वो इंसेक्ट्स यानी कि
कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो सबसे अधिक मात्रा में हमारी धरती पर पाए जाते हैं, और वे उनकी जो अलग अलग प्रजातियां हैं वो लगभग 10,25,000 के लगभग हैं। एग्जिस्टिंग लिविंग स्पीसीज are the outcome of about 3.5 billion years of evolutionary processes on this earth. Nearly 50,000 new species are discovered every year. तो ये कह रहा है कि आज के डेट में जो हम पूरी दुनिया में अलग अलग प्रकार के प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और दूसरे जीव देखते हैं, समझते हैं, वो अचानक से हमारी धरती पर प्रोड्यूस नहीं हुए हैं। ये अरबों खरबों सालों के जो जीवन की उत्पत्ति हुई है, यानी कि ओरिजिन ऑफ लाइफ हुई है अरबों साल पहले, 3.5 बिलियन यानी कि 3.5 अरब साल पहले जो जीवन की उत्पत्ति धरती के ऊपर हुई है, उसमें धीरे धीरे जैव विकास के द्वारा यानी कि इवोल्यूशन के द्वारा धीरे धीरे उनमें परिवर्तन आते गए हैं, और ये अलग अलग जीव हमारी धरती पर प्रोड्यूस होते गए हैं, पैदा होते गए हैं। और फिर ये लास्ट में बता रहा है कि हर साल लगभग 15,000 नई प्रजातियां डिस्कवर्ड होती हैं, यानी कि उनके बारे में हमें पता चलता है। तो अभी ये देखने वाली बात है कि आने वाले समय में और कितनी नई प्रजातियों के बारे में पता चलता है। यहाँ पर मैं एक चीज़ आप लोग को बता दूं कि अभी बहुत सारी प्रजातियाँ ऐसी हैं जिनके बारे में हमें अभी नहीं पता है, और उनको धीरे धीरे अभी खोजा जाना बाकी है। Since it is nearly impossible to study all the living organisms, it is necessary to devise some means to make this possible. This can be done by proper classification of organisms. यानी कि इतनी चूँकि बड़ी संख्या में अलग अलग प्रकार के प्लांट्स और एनिमल्स हमारी धरती पर पाए जाते हैं, तो उन सबके बारे में स्टडी करना, समझना पॉसिबल नहीं है लगभग। इसी वजह से उनको अलग अलग ग्रुप में बांटा जाता है, उनका क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण किया जाता है, ताकि उनका एक सिस्टमैटिक रूप से, एक क्रमबद्ध तरीके से, चरणबद्ध तरीके से अध्ययन हो सके। तो इसी से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक है सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स, द स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, दे आर कंपैरेटिव एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स based on comparative anatomy, ecology, physiology, biochemistry and other fields is known as systematics. The term was coined by Carolus Linnaeus. Now systematics क्या है? जो डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेन यानी कि जो जीवों की विविधता है, जीवन की जो विविधता है, उसकी कंपैरेटिव इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, उसकी जो तुलनात्मक जैव विकास हुआ है। तुलनात्मक जैव विकास का मतलब कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जैव विकास का मतलब कि हमारे धरती के ऊपर, जैसे कि बायोलॉजी या साइंस ये कहता है कि सबसे पहले बहुत ही सिंपल और छोटे जीव हमारे धरती के ऊपर उत्पत्ति हुई, यानी कि वो प्रोड्यूस हुए, पैदा हुए, और फिर उन्हीं में धीरे धीरे परिवर्तन होते हुए, चेंज होते हुए धीरे धीरे बड़े और कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हुए। तो ये कह रहा है कि उनके कंपैरेटिव एनाटॉमी का मतलब कि उनके इंटरनल स्ट्रक्चर, इकोलॉजी यानी कि वो किस प्रकार के एनवायरनमेंट, पर्यावरण में सर्वाइव किए यानी कि जीवित रहे, फिजियोलॉजी उनकी बॉडी फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री यानी कि उनके शरीर में होने वाले केमिकल्स और मॉलिक्यूल्स का स्टडी, एंड अदर फील्ड्स, और अदर जो फील्ड हैं उनसे रिलेटेड उनकी तुलनात्मक अध्ययन को ही हम लोग सिस्टमैटिक्स कहते हैं। यानी कि जो अलग अलग प्रकार की लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनका एक तुलनात्मक अध्ययन ही सिस्टमैटिक्स कहलाता है। और ये जो सिस्टमैटिक टर्म्स हैं ये किसने दिया था? कैरोलस लीनियस ने दिया था। ना अब इसके बाद से टैक्सोनॉमी। It is the branch of biology dealing with identification, nomenclature and classification of living organisms. यानी कि टैक्सोनॉमी क्या है? बायोलॉजी की वे ब्रांच जो आइडेंटिफिकेशन यानी कि पहचान करना, नोमेनक्लेचर यानी कि नामकरण करना, एंड क्लासिफिकेशन यानी कि जीवों को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करना यानी कि बांटना। इट डील्स विद द रूल्स एंड प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि ये वर्गीकरण के रूल्स और प्रिंसिपल के साथ डील करता है, यानी कि उनके रूल्स और प्रिंसिपल के हिसाब से लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलग अलग ग्रुप में बांटना ही टैक्सोनॉमी कहलाता है। अब इसमें जैसे कि क्या आइडेंटिफिकेशन,
जाहिर सी बात है, अगर मान लीजिए कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को हमें किसी ग्रुप में रखना है, तो ऐसे ही हम तो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को किसी भी ग्रुप में नहीं रख देंगे। जैसे मान लीजिए कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी मिल्क सिक्रीटिंग एनिमल्स हैं, यानी कि जो दूध देने वाले जानवर हैं, उन सबको एक कैटेगरी में रखा जाता है, और वो कैटेगरी है मैमल्स की, यानी कि उनको मैमल्स के ग्रुप में रखा जाता है। तो यहाँ पर एक आइडेंटिफिकेशन क्या हुआ, यानी कि उनकी पहचान क्या हुई, मिल्क सिक्रीटिंग एनिमल्स, यानी कि दूध देने वाले एनिमल्स। तो सबसे पहले तो आइडेंटिफिकेशन, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफिकेशन करना, उनका पहचान करना, उनके कैरेक्टर्स क्या है, कैरेक्टराइजेशन करना, उनके कैरेक्टर्स, उनके लक्षण के बारे में पता करना, और फिर तब उसके हिसाब से उनका नोमेनक्लेचर करना, यानी कि उनका नामकरण करना, और तब उसके हिसाब से उनके आइडेंटिफिकेशन और नोमेनक्लेचर के हिसाब से उनको जिस ग्रुप में वो फिट बैठ सकते हैं उस ग्रुप में उनको रखना। नाउ इसमें ये जो द टर्म टेक्सोनॉमी वाज कॉइन्ड बाय डीकन डोले। नाउ इसमें ये जो टर्म टेक्सोनॉमी है ये AP डीकन डोले ने दिया था। द टर्म टेक्सोनॉमी वाज कॉइन्ड बाय AP डीकन डोले। कैरलस लिनियस इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। जो कैरलस लिनियस थे उनको फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहा जाता है। नाउ टेक्सोनॉमी रिलाइज ऑन 3 की एलिमेंट्स। अब ये जो टेक्सोनॉमी है ये मुख्य रूप से 3 बेसिस पर आधारित होता है। इसके 3 आधार होते हैं। कौन कौन से? कैरेक्टराइजेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। कैरेक्टराइजेशन मतलब वही आइडेंटिफिकेशन। All 3 elements are dynamic phase but each step depends on the one which precedes it। ये कह रहा है कि सभी स्टेप अपने आप में डायनेमिक हैं, यानी कि सभी की अपनी एक इम्पोर्टेंस है और एक के बिना दूसरा जो है वो कंप्लीट नहीं हो सकता है। जैसे कि किसी एनिमल्स का वर्गीकरण का मतलब कि उसको उसके ग्रुप के हिसाब से एक पर्टिकुलर ग्रुप में रखना। तो हम उसको एक पर्टिकुलर ग्रुप में तभी रख पाएंगे जब उसको हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे, यानी कि उसको पहचान कर पाएंगे, उसका कैरेक्टराइजेशन कर पाएंगे, उसके लक्षणों को जान पाएंगे कि इसके बॉडी के कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। जैसे मैंने अभी आप लोग को मिल्क सिक्रीटिंग एनिमल्स का एग्जाम्पल दिया। अब जैसे मान लीजिए कि हम लोग जानते हैं कि हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं और कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि कोई अननोन एनिमल, यानी कि ऐसा जानवर जो जिसके बारे में हमने कभी सुना नहीं है, उसको कभी देखा नहीं है, अचानक से कहीं किसी जंगल में हमें ऐसा जानवर दिखाई दे जाए, तो हम उसे हर्बीवोरस कहेंगे, शाकाहारी एनिमल कहेंगे कि कार्निवोरस एनिमल कहेंगे, किस कैटेगरी में रखेंगे? जाहिर सी बात है कि पहले हमें उसकी पहचान करनी होगी। अब हमें उसके ऊपर ध्यान देना होगा, उसके कैरेक्टर्स, लक्षण को ध्यान देना होगा। हम कुछ समय तक उसको वॉच करेंगे, देखेंगे, तो हो सकता है कि इसमें कुछ समय लगे, लेकिन हमें पता चलेगा कि हाँ कुछ समय बाद कि हाँ ये तो घास खा रहा है या पेड़ पौधों की पत्तियाँ खा रहा है या फल फूल खा रहा है, तो हम कहेंगे कि अच्छा ये तो हर्बीवोरस है। लेकिन अगर मान लीजिए कि वो एनिमल्स छोटे जानवरों को मार के खा रहा है, तब हम कहेंगे कि नहीं, इसके कैरेक्टर्स जो है वो कॉर्निवोरस एनिमल जैसे हैं, मांसाहारी जानवरों जैसे हैं, यानी कि इसको कॉर्निवोरस एनिमल्स की कैटेगरी में, यानी कि कार्निवोरस एनिमल्स के ग्रुप में हम रखेंगे। और यदि वो फल फूल पत्तियाँ खा रहा है, घास खा रहा है, तो इसको हम हर्बीवोरस एनिमल्स की कैटेगरी में रखेंगे। तो इस वजह से यही चीज़ यहाँ पर बता रहा है कि टैक्सोनॉमी, यानी कि टैक्सोनॉमी का मतलब कि जो जीवों का क्लासिफिकेशन है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो वर्गीकरण है, उसको करने के लिए हमें उसके कैरेक्टराइजेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर, इन तीनों बातों पर ध्यान देना होगा। Thus, the nomenclature of a group of organisms depends on the way they are classified, and classification among other elements depend on the information gathered as a result of characterization। तो वही कह रहा है जो मैंने अभी आप लोग को बात बताई कि ये तीनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। एक के बारे में पहले हमें पता होना चाहिए, उसके बाद नेक्स्ट, और फिर तब नेक्स्ट। नोमेनक्लेचर।
नाउ अब ये नोमेनक्लेचर के बारे में क्या बता रहा है? इट इज ए शाइनिंग ऑफ नेम्स टू ऑर्गेनिज्म, देयर इज नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। नाउ जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनका एक नामकरण होना जरूरी है, और स्टैंडर्ड नामकरण। स्टैंडर्ड नामकरण का मतलब हम जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड में हजारों प्रकार के लैंग्वेजेज और लोकल जगहें पाई जाती हैं, और हर जगह उसका अलग नाम होता है। जैसे मैंगो आम है, तो हिंदी में तो हम आम कहते हैं, जाहिर सी बात है कि तमिल में इसका कोई दूसरा नाम होगा, फ्रेंच और जर्मन में दूसरा नाम होगा, लेकिन पूरे वर्ल्ड में एक मैंगो का कॉमन नेम हमें ज़रूर पता होना चाहिए, जो कि उसके स्टडी में हमें सुविधा हो और सहायता हो। तो इसीलिए एक स्टैंडर्डाइज नाम जो है वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का होना चाहिए, जिससे कि वो पूरे वर्ल्ड में उस पर्टिकुलर नाम से जाना जा सके। नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच दैट ए पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर। इस प्रोसेस को हम नोमेनक्लेचर कहते हैं। बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। अब चूंकि नोमेनक्लेचर की बात आई है तो बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर की बात करना यहाँ पे ज़रूरी है, और ये हमारे सिलेबस में भी है। द्विनाम पद्धति, अगर हिंदी में हम इसकी बात करें तो इसको हम कहते हैं द्विनाम पद्धति। द क्रेडिट ऑफ गिविंग बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर गोज टू स्वीडिश नेचुरलिस्ट कैरोलस लिनियस। ही एम्प्लॉयड दिस सिस्टम in his book Species Plantarum, published in 1753। Now जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है, यानी कि जो द्विनाम पद्धति है, उसको कैरोलस लिनियस ने दिया था, जो कि स्वीडिश नेचुरलिस्ट थे, यानी कि स्वीडिश वो वैज्ञानिक थे और प्रकृतिवादी थे। उन्होंने एक बुक पब्लिश किया था 1753 में, स्पीसीज प्लांटेरम, जिसमें उन्होंने इसके बारे में बताया था। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम द नेम ऑफ ए प्लांट और एनिमल इज कंपोज ऑफ टू लैटिन और लैटिनाइज्ड वर्ड्स, यानी कि ये बता रहा है कि इस सिस्टम के अनुसार जो प्लांट्स और एनिमल्स का नाम है वो दो शब्दों में रखा जाना चाहिए, जो कि लैटिन वर्ड का होगा, मुख्य रूप से लैटिन शब्द होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया, पोटैटो इज सोलेनम ट्यूबेरोसम एंड हाउस पैरो इज पैसर डोमेस्टिकस, यानी कि जो आलू होगा, पोटैटो जिसको हम बोलते हैं, उसका साइंटिफिक नेम या बायोलॉजिकल नेम सोलेनम ट्यूबेरोसम होगा। दो शब्द यहाँ पर साइंटिफिक नेम में रखे गए हैं, जिसको हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। एंड हाउस पैरो, यानी कि जो गौरैया होती है, चिड़िया, उसके बारे में करें, उसका नाम होगा पेसर डोमेस्टिकस। द फर्स्ट वर्ड सोलेनम इंडिकेट द नेम ऑफ द जीनस कॉल्ड जेनेरिक नेम, एंड द सेकेंड वर्ड ट्यूबेरोसम डिनोट्स द नेम ऑफ स्पीसीज। तो ये जो हम साइंटिफिक नेम रखते हैं या जो बायोलॉजिकल नेम रखते हैं, इसमें जो पहला वर्ड होता है ये जीनस होता है, जेनेरिक नेम होता है, और जो दूसरा वर्ड होता है वो उसकी स्पीसीज यानी कि प्रजाति के नाम होता है। यानी कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो साइंटिफिक वैज्ञानिक नाम होता है, उसमें पहला शब्द उसका जीनस यानी कि उसके जेनेरिक नेम, और जो दूसरा शब्द होता है वो उसकी प्रजाति का नाम होता है। द जेनेरिक नेम ऑलवेज बिगिंस विथ ए कैपिटल लेटर एंड द स्पीसीज नेम विथ ए स्मॉल लेटर एंड प्रिंटेड इन इटैलिक एंड अंडरलाइन व्हेन हैंड रिटन। यानी कि ये बताया कि जो जेनेरिक नेम होता है वो ऑलवेज बिगिंस विथ कैपिटल लेटर, यानी कि जो जेनेरिक नेम होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है, एंड स्पेसिफिक नेम विथ ए स्मॉल लेटर, और जो स्पेसिफिक जो स्पीसीज का नाम होता है वो स्मॉल लेटर से शुरू होता है, और जो कि इटैलिक में प्रिंटेड होता है, विथ ए स्मॉल लेटर प्रिंटेड इन इटैलिक एंड अंडरलाइन व्हेन हैंड रिटन, और यदि हाथ से लिखते हैं तो उसको अंडरलाइन कर देते हैं। नाउ अब इसमें जैसे कि नोमेनक्लेचर के लिए ये बता रहा है
कि जैसे अगर हमें एनिमल्स का नोमेनक्लेचर करना है तो उसके लिए जो संस्था इस्टेब्लिश है वो है ICZN, और यदि हमें प्लांट्स का नोमेनक्लेचर करना है तो उसके लिए जो संस्था इस्टेब्लिश है जो कि इसके रूल्स रेगुलेशंस को देखती है तो वो है ICBN, यानी कि इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, और ICZN यानी कि इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ना इसके बिगिनिंग में यानी कि शुरू में ये जो लाइनें दी गई इसको मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि एन ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट लैंग्वेजेज। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि चूँकि पूरे वर्ल्ड में हजारों प्रकार की भाषाएं होती हैं, हर भाषाओं में किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अलग अलग नाम होते हैं, तो उनको ध्यान रखना मुश्किल होता है। तो पूरे वर्ल्ड में एक कॉमन नेम देने के लिए ही साइंटिफिक नेम उनको दिया जाता है, और जो कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के द्वारा दिया जाता है, यानी कि द्विनाम पद्धति के द्वारा दिया जाता है, जो कि कैरलस लीनियस नोमेनक्लेचर के द्वारा दिया जाता है, जो कि कैरलस लीनियस ने दिया था। नाउ जनरल रूल्स फॉर नोमेनक्लेचर। नाउ जनरल रूल्स फॉर नोमेनक्लेचर यानी कि नोमेनक्लेचर करने के लिए हमें किन किन नियमों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, बायोलॉजिकल नेम्स आर यूजुअली रिटेन इन लैटिन, दे आर रिटेन इन इटैलिक्स। जो बायोलॉजिकल यानी कि जो साइंटिफिक नेम होते हैं उनको जनरली लैटिन वर्ड यानी कि लैटिन शब्द में लिखना चाहिए, और उनको इटैलिक्स यानी कि जो टेढ़े शब्द होते हैं उसमें लिखना चाहिए। ए बायोलॉजिकल नेम यूजुअली कंटेन टू टर्म्स, द फर्स्ट टर्म शो द जीनस वाइल द सेकेंड टर्म शो द स्पीसीज। जो इसकी बात हम लोग पहले ही कर चुके हैं कि जो साइंटिफिक नेम या जो बायोलॉजिकल नेम होता है उसमें मुख्य रूप से दो टर्म होते हैं। पहला जो टर्म होता है जीनस होता है, और दूसरा जो है स्पीसीज यानी कि उसकी प्रजाति का नाम होता है। अब इसमें एक चीज़ हम बता दें कि जीनस क्या होता है, बार बार जीनस का जिक्र आता है। होता ये है कि जो कई सारे कॉमन प्रजातियां होती हैं, यानी कि ऐसी प्रजातियां जिनके कैरेक्टर, जिनके जो लिविंग ऑर्गेनिज्म उस प्रजाति में जो पाए जाने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके कैरेक्टर्स यदि आपस में मिलते जुलते यानी कि 4-5 स्पीसीज यानी कि 4-5 अलग अलग प्रकार के जानवरों की प्रजातियां जिनकी जो कैरेक्टर्स हैं आपस में मिलते जुलते हैं, उनको एक कॉमन जीनस यानी कि एक उससे ऊपर के रैंक ग्रुप होता है जिसको हम लोग जीनस कहते हैं, उसमें रखा जाता है। नाउ बायोलॉजिकल नेम इज अंडरलाइन व्हेन इट इज हैंड रिटन। ये जो साइंटिफिक नेम या जो बायोलॉजिकल नेम होता है जब लिखा जाता है तो इसको अंडरलाइन किया जाता है अगर हाथ से लिखा जाता है। द फर्स्ट टर्म ऑफ द बायोलॉजिकल नेम बिगिंस विथ ए कैपिटल लेटर, द सेकेंड एंड द सब्सिक्वेंट टर्म बिगिंस विथ द स्मॉल लेटर। यानी कि जो पहला लेटर होता है साइंटिफिक वर्ड का, बायोलॉजिकल वर्ड का, वो कैपिटल लेटर से होता है, जो दूसरा वर्ड होता है वो स्मॉल लेटर से होता है। नाउ तो ये टॉपिक ओवर हो गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम लोग समझेंगे डिटेल में कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का हायरार्की ऑफ टेक्सोनॉमी या टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज, जो टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज होती है या जो हायरार्की ऑफ टेक्सोनॉमी होती है वो क्या होता है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो मेरे नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए या पढ़ाई लिखाई से संबंधित वीडियो देखने के लिए, समझने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों को बताइए और अपने जानने वालों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।